हेलो एवरीवन, देखिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो देखो ज़रा, फोर्स एज अ वेक्टर में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन भी मैंने बताई थी। ठीक है, चलो अभी यहाँ की बात करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको देख लो एक क्या दे रखा है, एक रेगुलर पॉलीगन ही है जो कि एक स्क्वायर है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, लेट इट भी कितनी होंगी, मान लो ये आर है। ठीक है, तो ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है, सभी साइड्स इक्वल हैं। ठीक, अब जब रेगुलर पॉलीगन के अंदर अगर आपको कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्जेस हों, जैसे ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है, इसके लिए माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू भी होता, या कोई और भी चार्ज होता, Q/2 होता, Q/2 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 ऐसे। लेकिन क्या होता, सेम चार्ज होता, प्लस में है तो प्लस में सब कुछ, माइनस में है तो माइनस में सब कुछ, और जो मर्जी वैल्यू होती, लेकिन आइडेंटिकल होती। जो एक पे है चार्ज वही सभी कॉर्नर्स पे चार्ज होता। तो उसके सेंटर पर फोर्स हमेशा क्या लगेगी, ज़ीरो लगेगी। बिना कुछ सॉल्व किए ही आप क्या कर सकते हो, इसको आंसर दे सकते हो कि एफ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ क्यू से भी लिख सकता हूँ मैं, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, बिकॉज ये एक रेगुलर पॉलीगन है और इसके आइडेंटिकल चार्जेस हैं। तो सेंटर पर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, ज़ीरो। अब किसी को अगर ये चीज़ नहीं पता चलती कि कैसे हुआ, तो आप इसको देखो, फोर्स की जैसे हम निकालते थे वैसे भी सोच सकते हो। मान लो ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, ये थर्ड चार्ज है, ये फोर्थ चार्ज है। ठीक है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को जो है क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, यानी कि ये लग गई F1 फोर्स इसके ऊपर। और ये वाला जो चार्ज है इसको इधर रिपेल करेगा, ये लग गई आपके पास F2 फोर्स। क्लियर। अब ये वाला जो चार्ज है इसको इधर रिपेल करेगा, ये लग गई F3 फोर्स, और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये लग गई F4 फोर्स। अगर यहाँ आप देखोगे F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू में F3 इक्वल टू में F4 है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि देखो यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है। इनका जो ये सेंटर से डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, R/√2, और ये पूरा डायगोनल जो होता है ये डिस्टेंस कितना होता है, R√2। ठीक है, ये पूरा का पूरा कितना होता है, R√2। ठीक है, डायगोनल जो होता है इसका स्क्वायर के। ठीक है, और ये सेंटर से इसका वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, R/√2 होता है, वर्टेक्स टू सेंटर। ये मैंने आपको बताया था जब रेगुलर पॉलीगन कराए थे। ठीक है, तो अगर फोर्स के उससे आप करोगे तो देखो ज़रा, इसमें फोर्स निकाल लो, एक में सभी बराबर हैं। तो देखो फोर्स कैसे निकलेगी इसके अंदर, Q है ना, Q1 Q2 करते हो ना, तो 2 Q हो गए ये, एक स्मॉल एक जो है हमारा बिग वाला, और अपॉन में R/√2 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया ये KQ अपॉन में R² और √2 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर ये। और यही चीज़ यहाँ पर है, ये भी देख लो चार्जेस सेम है और दूरी भी सेम है, ये भी चार्जेस सेम है, दूरी सेम है, चार्जेस सेम है, दूरी भी सेम है, तो यही सब फोर्स आएगी। तभी मैंने लिख दिया था ये है। अब लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग है। अगर आप देखोगे ये F1 जो फोर्स है F3 से क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, और F2 F4 भी अपोजिट है एक दूसरे से और मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी कैंसिल आउट हो रही है। तो नेट फोर्स क्या रही, Q पे ज़ीरो ही रही। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, नहीं तो सिंपल सा क्या है फंडा कि रेगुलर पॉलीगन है और चार्जेस क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल चार्जेस में ये ऐसे भी हो सकता था, -Q 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 -Q, सेंटर पर चार्ज निकालना था तो यहाँ पर भी FQ कितना होता, ज़ीरो होता। रेगुलर पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी। ठीक है, मान लो इसी के ऊपर चार्ज हमें ऐसे दिया होता, -Q/2 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 -Q/2, तो भी सेंटर पे चार्ज क्या, फोर्स क्या होती, ज़ीरो होती। सिमिलरली +Q/2 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 होता, तब भी ज़ीरो होती। मैं मतलब कहने का क्या, आइडेंटिकल अगर चार्जेस हैं किसी रेगुलर पॉलीगन के ऊपर तो सेंटर पर जो फोर्स होगी वो हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये लिख भी दिए हमने बात यहाँ पर कि इफ़ आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ईच वर्टेक्स, मतलब क्या है, कॉर्नर्स पर ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, देन द फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर इज ऑलवेज ज़ीरो होगी। ठीक है, और ये ब्रैकेट में जो लिखा है ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, ये आगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए पढ़ेंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है सेम कहानी बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके सेंटर पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्लियर है, जब फोर्स ज़ीरो है तो। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी। ठीक, अब देखो जरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं। जरा देखो यहाँ आइडेंटिकल चार्जेस नहीं है। ठीक है, देख लो ये Q है, ये Q है, ये Q है और ये Q है। ये तो इस पर तो चलो सेंटर पे भी नहीं निकालनी है आपको, है ना, इसके तो कॉर्नर पे निकालनी है। एक तो ये स्मॉल Q है, इस पर निकालनी है हमें। तो देखो ज़रा, मान लो ये फर्स्ट चार्ज हो गया आपका, ये सेकंड चार्ज हो गया और ये थर्ड चार्ज हो गया। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, इधर रिपेल होगा, ये लगी आपके पास F1 फोर्स, इसकी वजह से ये इधर रिपेल होगा और वही लाइन पे लगेगा जिस पर ये दो चार्जेस हैं, है ना। तो ये हो गई F3। अब इनकी वैल्यू देखो ज़रा, F1 की वैल्यू क्या बनेगी, Q ओवर में ये डिस्टेंस कितना है, R, तो R²। यहाँ पर भी ये Q है ना, स्मॉल Q हो गया, ओवर में R²। तो देख लो ये सेम बन रही है हमारे पास, क्या बन रही है, ये सेम फोर्सेस बन रही है। अब अगर सेम फोर्सेस, सेम वेक्टर्स हैं, अगर दो, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, 2 इक्वल वेक्टर्स का, तब हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या होता था रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अगर याद हो आपको, 2a cos θ/2।
तो वही हम यहाँ लगा देंगे। मान लो इसका रिजल्टेंट यहाँ बिल्कुल इसके मिड में बनेगा। वैसे तो पहली तो बात ये, अगर ये 90 पे है तो दो इक्वल वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट बनेगा वो 45 डिग्री पे ही बनेगा, एंगल बाइसेक्टर पे बनता है। तो यहाँ पर मैंने कहा F13 फोर्स आ रही है, तो F13 फोर्स यानी कि 1 और 3 का रिजल्टेंट ही है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, ये F1 F3 को मैं लिख सकता हूँ F के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये हमने कितनी मान ली है KQ/R²। तो मैं यहाँ F लिख दूँ, और कोस और थीटा देख लो इनके बीच में कितना है आपके पास 90, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है थीटा, तो वह है 90/2 कितना हो जाएगा 45। तो 2F कोस 45 दैट इज़ 2F कोस 45 इज़ 1/√2। इस 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ, 2 को √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर तो 2 ही आ जाता है, तो 2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि ये कट जाए। तो यहाँ कितना आ गया √2F, और √2F की वैल्यू यहाँ पुट कर दो KQ/R²। ठीक है जी, F13 आ गया। अभी लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, देखो ये चार्ज की वजह से भी इस पर कोई फोर्स लगेगी और ये डायगोनल पे है इसके, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इसके बिल्कुल ही, मतलब यहाँ पर ये देखो अगर 90 डिग्री होता है तो ये 45 डिग्री हुआ, तो इधर जो ये इसको रिपेल करेगा वो भी कितने पे करेगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45, ये 45 है तो ये भी 45। मतलब क्या है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट था ना उसी के ऊपर ये वाली फोर्स भी आ जाएगी, यानी कि F2 भी इसी के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब F2 की वैल्यू देखो ज़रा यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, KQ इंटू में Q इंटू Q, लेकिन ये कितनी वैल्यू होती है R√2 होती है डायगोनल की वैल्यू। ठीक है, तो R√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितनी बनेगी वैल्यू KQ ओवर में R², और √2 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑब्वियस ही बात है सेम डायरेक्शन में है दोनों फोर्सेस, तो FQ जो बन जाएगी हमारी वो बन जाएगी F13 प्लस में F2, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लो एक बॉक्स है, इस पर एक 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एक 5 न्यूटन की, तो टोटल कितनी हो गई डायरेक्ट हम कर सकते हैं 15 न्यूटन की। मान लो एक फोर्स लग रही है इधर 10 न्यूटन की, इधर लग रही है 5 न्यूटन की, तो मैं डायरेक्ट इसको माइनस कर सकता हूँ, बोलूँगा 5 न्यूटन की लग रही है। ठीक है, बॉक्स पर जो फोर्स लग रही है। अब एक ऐसे ही किसी एंगल पे है अगर, ठीक है, तो हमें पता है मान लो ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, A² + B² + 2AB cos थीटा, उससे निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन सेम डायरेक्शन में हमें वेक्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो देखो ज़रा F13 की वैल्यू है आपके पास KQ/R² रूट में 2 प्लस में ये क्या है हमारे पास KQ/2R², ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ज़रा आप KQ/R² हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा √2 प्लस में यहाँ से क्या बच गया 1/2, तो ये आ गया हमारे पास FQ का मैग्नीट्यूड। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर, सिंपल सी बात है। ठीक है, कर लोगे इसको। अब अगर यही चीज़ ना आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछ लेता तब कैसे करते आप, वेक्टर फॉर्म निकाल के उसकी फिर क्या कर सकते थे आप बताओ, मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे। बता दूं इसको थोड़ा सा, देखो मैं एक पेज पे आपको बता देता हूँ। देखो इस पे समझते हैं ये चीज़। देखो ये चीज़ क्लियर हो गई थी आपको। देखो ये वेक्टर इधर, इसकी वजह से ये इधर रिपेल, इसकी वजह से ये इधर रिपेल। तो देखो ज़रा अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये जो डायरेक्शन हो गई इसकी, ये किस में हो गई I में, और ये नीचे जा रहा है ये किस में हो गई -J में। तो ये दो लिख लेता हूँ मैं FQ के लिए वेक्टर फॉर्म में। एक तो हो गया आपका ये F1 वेक्टर, प्लस में एक हो गया आपके पास F3 वेक्टर, प्लस में एक ये वाला फोर्स F13 जो वेक्टर है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो इसे दो कंपोनेंट में मैं डिवाइड करूँगा, F13 नहीं सॉरी F2। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने क्या किया था, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल दिया था इनका इस फॉर्मूले से, है ना, इस वाले का F13 बना था इन दोनों का रिजल्टेंट, और फिर F2 था, फिर दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दिया था। मैं कह रहा हूँ इनको आप लिखो वेक्टर फॉर्म में। तो देखो F1 जो है हमारा वो है KQ/R² माइनस का J डायरेक्शन हो गई, F3 है KQ/R² I। ठीक है, क्लियर है, ये तो सिंपल है। अब यहाँ पर ये देखो ये जो F2 आ रही है, F2 कितनी थी हमारे पास, ये थी अगर आप देख रहे हो। ठीक है, इसका हम बाद में लिखेंगे, पहले इस F2 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करो। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर ये 45 डिग्री एंगल में मान रहा हूँ तो F2 cos थीटा बनेगा ये। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है ये I, और इसमें कौन सा बन जाएगा ये हमारे पास F2 sin थीटा -J। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस F2 को क्या, F2 sin 45 -J, प्लस में अगर आप देख पा रहे हो इसको लिखेंगे हम प्लस में F2 cos थीटा या 45 I। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ से करता हूँ शुरू इसको, KQ/R² -J प्लस में KQ/R² I। ठीक है,
प्लस में F2 की वैल्यू देखो यहाँ पर ये थी, ये क्या थी हमारे पास के क्यू अपॉन में 2r², ठीक है। और साइन 45 कितना होता है आपके पास 1/√2 और ये माइनस का j कैप प्लस में F2 की वैल्यू अगेन के क्यू ओवर में 2r² और cos 45 भी 1/√2 होता है और ये i कैप आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा देखना ज़रा, इसमें ये माइनस j कैप और माइनस j कैप वाले एक तरफ लिख दो, ठीक है, और i कैप वाले आपस में ऐड कर दो, है ना। यही कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और इनको। तो मैं पहले इनको करता हूँ 2kq/r² और ये kq/2r²। तो देखो ज़रा इनको ऐड करता हूँ मैं पहले। तो इनको ऐड करूँगा ना अगर मैं, तो देखो इनमें कॉमन देख लो क्या हो रहा है, kq ओवर में r²। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास i कैप, ठीक है, i कैप या मैं 1 लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है, 1 लिख दूँ 1, ठीक है, 1 बचा। i कैप को इधर लिख लेंगे हम, i कैप, ठीक है 1, और इधर कितना बचा प्लस में 1/2√2 बचा। क्लियर है इतनी बात, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। फिर देखो प्लस में अब ये j कैप माइनस j कैप वाले कर लो, इनको माइनस j कैप वाले करोगे तो यहाँ पर भी वही बात है kq/r² और अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर कितना बचा 1/2√2 और ये माइनस का j कैप, ठीक है जी, माइनस का j कैप। ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। समझ में आया कैसे किया है? पहले तो ये कहानी यहीं से समझ लेनी थी कि सब कुछ वेक्टर में ले लिया। F3 भी और F1 तो वेक्टर में था ही। इधर ये जो F2 थी ना, इसके दो कंपोनेंट डिवाइड किए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में मैं i j k की टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो इधर तो कुछ नहीं बनता है हमारे पास, है ना। लेकिन वैसे आप क्वाड्रेंट देख सकते हो कि ये वाला क्या है हमारा i में है और माइनस j में है, तो इधर ही बनेगा। अगर क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता है, ये i कैप, ये j कैप, ये माइनस i कैप, ये माइनस का j कैप, अगर इधर कुछ बन रहा है तो ये i माइनस j वाले में है। फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे आप सोच सकते हो, है ना। कोई क्वाड्रेंट पूछ ले कौन सी में, तो ये चीज़ समझ में आई आपके, बताओ। अब ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में, F Q I और J की फॉर्म में आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें पता ही है, कैसे निकालते हैं बताओ। मैग्नीट्यूड क्या, i कैप के साथ जो वाला है उसका रूट ले लो kq/r², 1 + 1/2√2 का स्क्वायर, प्लस में इस वाले का ले लो पूरा kq/r², 1 + में 1/2√2। मैग्नीट्यूड देखना यही आ जाएगा आपके पास, जो यहाँ पर था ना ये मैग्नीट्यूड ये वाला था, यही आ जाएगा, देखना अभी सिंपल। उसके बाद देखो, अगर आप देख पा रहे हो ये इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का भी ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में ही लिखते हैं हम। अब देखो ज़रा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, बिल्कुल सेम है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ kq/r², 1 + 1/2√2 इस पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब अगर आप यहाँ से देखोगे ये 2 है, ठीक है, यानी कि √2 है। √2 तो एज इट इज़ रहा, इस पूरे का स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये kq/r², 1 + में 1/2√2 ये बचेगा या नहीं। अब देखना ज़रा, मैग्नीट्यूड आई गया बस kq/r²। अभी देखो √2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो √2 + 1 है ना, तो √2 और ये 2√2 नीचे आ गया, ठीक है, ये इससे कट गया, देख लो वही वैल्यू आ गई kq/r², √2 + में 1/2, वही आ गई मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो यहाँ थी वही यहाँ पर आ गई। लेकिन ये क्या है कहानी, जब आपसे वेक्टर फॉर्म भी पूछे तो वेक्टर फॉर्म में लिख के आप इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। लेकिन जब मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो वो डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो, जो कि यहाँ पर हमने किया था। पहले क्या किया हमने, सेम वेक्टर जो थे हमारे उनका मैग्नीट्यूड सोल्व किया, वो इससे आ गया फॉर्मूले से, और उसी के ऊपर ये वाला भी आ रहा है। तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो ईजिली आपके सोल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसा नहीं होगा कि इसका जो इसका वेक्टर होगा वो कहीं और बन रहा होगा, नहीं, ये बिल्कुल 45 डिग्री पे ही आ रहा है इससे, और ये वाला भी क्या बन रही थी, इन दोनों की भी ये 45 डिग्री पे ही बन रही थी। ये थोड़ा सा देखने में टेढ़ा लग रहा है, लेकिन है ये 45 पे ही। जो इसका है रिजल्टेंट, वही इन दोनों का रिजल्टेंट भी उसी एंगल पर आ रहा है। आई बात समझ में? बताओ, ठीक है। तो मैंने आपको तो दोनों वेक्टर से भी बता दिया कैसे करते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। आई जे देख के कितना आसान है, आपके सामने ही है, देख लो, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया था वेक्टर फॉर्म में, अगर आपको ध्यान में हो, यहाँ पे क्या किया मैंने, ये F1 निकाल ली थी, ये F1 निकाल ली थी, और ये F3, इनके बस क्या किया मैंने, आई कैप लगा दिया डायरेक्शन के लिए, और इधर माइनस का जे कैप लगा दिया, क्योंकि आई कैप होता है, ये माइनस जे कैप। अब ये जो F2 वेक्टर आया था इसकी वजह से, ठीक है ना, अब इसको कैसे लिखूँ मैं, इसको मैं फिर रिजॉल्व कर रहा हूँ दो कंपोनेंट में, एक कोस में और एक साइन में। तो थीटा मैंने अगर ये वाला माना है 45, तो थीटा के साथ वाला कोस में टूटता है और बिना थीटा वाला साइन में टूटता है। वो अलग बात है कि ये भी 45 ही है, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ थीटा, तो इसको कोस माना, इसको साइन माना,
ठीक है, तो वो कोई इतना फ़र्क नहीं जाने वाला। अगर आप इसको थीटा मान लोगे अपनी तरफ से तो ये कोस में जाएगा, ये साइन में जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, क्योंकि ये हम कैसे ऐड करते आई और जे कैप में, माइनस जे में, तो ये F2 को भी हमें आई कैप और माइनस जे में ही तोड़ना था, तो वो कंपोनेंट से हमने तोड़ के इस तरीके से किया और ये हमारे पास लास्ट में वेक्टर फॉर्म बन गई थी ये। इसका फिर हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, मैग्नीट्यूड हमें पता ही है, आई जे जो भी उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके रूट में निकाल दो, आंसर आ जाएगा, तो वही आ गया। क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आई? डिटेल्ड में आपको बता दी मैंने बात, ठीक है, ताकि आपको फील आ जाए, ठीक है ना। अब तो आपको समझ में आई होगा, ये तरीका तो बहुत ईजी है, इसी तरीके से करेंगे अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो। क्लियर? ठीक है जी, कर लोगे इसको। और ये बात ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन में अगर आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो उसके सेंटर पर फोर्स हमेशा क्या लगेगी? 0 लगेगी। क्लियर? बताओ। ओके जी, थैंक यू।